बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को सीखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों इस लेक्चर 8 के अंदर हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 के अंदर बहुत ही डिटेल से कवर कर लिया था, लिहाजा अब हम इसको कवर नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं जी C++ टेम्पलेट। अब C++ टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट एक जेनेरिक डाटा टाइप है। जेनेरिक डाटा टाइप मीन ऐसी डाटा टाइप जिसमें आप किसी भी टाइप की अगर वैल्यू देंगे, इंट टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, कैर टाइप की, किसी भी टाइप की वैल्यू देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसी डाटा टाइप को हम जेनेरिक डाटा टाइप कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फर्ज करें आपने एक जो है वो फंक्शन क्रिएट किया, वाइड रिटर्न डाटा टाइप के साथ एक टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया और इसमें एक इंट ए नाम से आपने एक आर्गुमेंट क्रिएट कर लिया और आपने कहा ए में जो भी वैल्यू आई है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपल कुछ इस तरह से ए की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब दोस्तों इस टेस्ट नाम के फंक्शन को जब मैंने मेन में यहाँ पे कॉल करूंगा तो मैं इसको किस टाइप की वैल्यू भिजवाऊंगा? इंट टाइप की। इंट टाइप की क्यों? क्योंकि ऊपर आपने जो आर्गुमेंट बनाया वैल्यू हासिल करने के लिए, टेक करने के लिए, उसकी डाटा टाइप आपने इंट सेट की है, तो लिहाजा यहाँ पे आप सिर्फ इसे इंटीजर वैल्यू भिजवा सकते हैं। ठीक है, किसी और टाइप की वैल्यू नहीं भिजवा सकते। लाइक यहाँ पे फर्ज करें मैं इसको एक करैक्टर भिजवा, मैं इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू भिजवाता हूँ, लाइक खिज़र। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये आपको एरर देगा। अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मेरे भाई आपने ऊपर इंट टाइप यूज किया और इंट नॉट अ जेनेरिक डाटा टाइप, इज अ स्पेसिफिक डाटा टाइप फॉर एक्सेप्टिंग द होल नंबर्स और इंटीजर वैल्यूज जस्ट ओनली। ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ इसको इंटीजर वैल्यूज ही दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस ए को किसी भी टाइप की अगर वैल्यू दूं तो ये इसको एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो डाटा टाइप है वो जेनेरिक यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जेनेरिक डाटा बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। टेम्पलेट, और टेम्पलेट के आगे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आता है और उसके बाद हम टेम्पलेट इज अ क्लास, तो लिहाजा आप लिखेंगे क्लास और उसके बाद अपने टेम्पलेट का नाम, लाइक मैंने टेम्पलेट का नाम रख लिया टी। अब दोस्तों जहां जहां आपको जेनेरिक डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी वहां वहां आप अपने टेम्पलेट के नाम यानी टी को एक्सेस करें, टी को इस्तेमाल कर लेंगे तो वो वाला वेरिएबल जिसके शुरू पे आप टी लगाएंगे वो एक जेनेरिक डाटा टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। यानी जेनेरिक डाटा टाइप का वेरिएबल मीन कि उस वेरिएबल में आप किसी भी टाइप की वैल्यू अगर दोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें इंट की जगह पे मैंने टी लिख दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसको वैल्यू भी जो 25 तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ये देखें मैंने कंपाइल किया और ये देखें इसने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे ही मैं एक इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू भिजवा दूँ ना खिज़र, तो ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज क्योंकि दोस्तों ये देखें ये एक जेनेरिक डाटा टाइप बन चुकी है अब। ठीक है, ए की जो डाटा टाइप बनी है वो एक जेनेरिक डाटा टाइप बन गई है। ठीक है, तो ये एक सिंपल फंक्शन के साथ था। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि इसको अपने क्लास के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं टेम्पलेट को, तो उसके लिए देखें यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की और क्लास का नाम मैंने यहाँ पे एक स्टैक रख लिया, स्टैक। ठीक है, और क्लास के लास्ट पे क्लास टर्मिनेटर। ठीक है जी, तो ये आपको टेम्पलेट की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है और यही चीज़ आपको यहाँ पे थ्योरी के अंदर समझाई जा रही है। इतनी लंबी थ्योरी के अंदर बेसिकली यही चीज़ बताई जा रही है और ये देखें इन्होंने आपको छोटा सा एक प्रोग्राम भी करके दिखाया हुआ है। ठीक है जी, अब हम दोस्तों स्टैक के साथ जो देखें ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग टेम्पलेट, तो टेम्पलेट के साथ वो स्टैक की क्लास है कि उन्होंने बनाई है और उस क्लास को जो है वो टेम्पलेट यानी जेनेरिक डाटा के साथ जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे आपको एक इस तरह की एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टैक नाम की मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड के साथ दो मैंने इंट टाइप के वेरिएबल ले लिए, एक ए नाम से और एक बी के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक फंक्शन बना लिया वाइड इनपुट ए के नाम से। ठीक है, जिसको मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया, क्या बोला, जेनेरिक डाटा टाइप टी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स के अंदर जो नीचे से जेनेरिक टाइप की वैल्यू आएगी वो मैं उठा के ए में स्टोर कर दूंगा। तो मैंने कहा ए इक्वल टू क्या बोला, मैंने कहा एक्स। ठीक है, और फिर मैंने कहा वाइड इनपुट
ठीक है, इनपुट बी और उसके बाद टी ऑफ वाई, वाई इज अ वेरिएबल या आर्गुमेंट, और मैंने कहा बी इक्वल टू वाई, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा वाइड आउटपुट, और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सिंपली मैंने लिख दिया बैकस्लैश एन और यहाँ पे ए की वैल्यू, देन उसके बाद स्पेस देके बी की वैल्यू मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। अब जब आप क्लास के अंदर टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, जेनेरिक डाटा को यूज़ करते हैं, तो उसको एक्सेस करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। अब देखिए, क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास का टेम्पलेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी स्टैक नाम की क्लास है उसका ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, और फिर मैंने कहा ओबीजे डॉट मेरा जो इनपुट ए है उसको एक वैल्यू भिजवा दो लाइक 25, और फिर मैंने कहा ओबीजे डॉट जो इनपुट बी है उसको एक वैल्यू भिजवा दो 50, और फिर मैंने कहा ओबीजे डॉट मेरा आउटपुट नाम का जो फंक्शन है उसको एक्सेस कर लो। ये एक जनरल कोड था जो कि हम हर दफ़ा लिखते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं फिर आप इस तरह से नहीं करते। मैं आपको अगर करके दिखाऊँ, ये देखें कंपाइल करता हूँ, ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों आपने अब जो है अपनी क्लास के अंदर एक टेम्पलेट को यूज़ किया हुआ है। क्या यूज़ किया हुआ है? एक टेम्पलेट को। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो फिर यहाँ पे आप अगर आपने अपनी क्लास के अंदर टेम्पलेट का इस्तेमाल किया हुआ है, तो जब आप यहाँ पे मेन में ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपने स्टैक के नाम के बाद स्टैक कह रहा हूँ, अपनी क्लास के नाम के बाद जो है लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, और दोस्तों बताना है कि आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ किस टाइप की वैल्यू भिजवानी है, इंट टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, ये आपको बताना पड़ता है। फर्स्ट करें आप यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू भिजवा रहे हो, आप इंट टाइप की, तो यहाँ पे आपने इंट लिख दिया। अब ये किस टाइप की वैल्यू भिजवाएगा? इंट टाइप की। तो यहाँ पे देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको स्पेसिफिक बता दिया है कि मैंने अपने इस टेम्पलेट को इंट टाइप की वैल्यूज भिजवानी है। तो यहाँ पे देखिए अब अगर मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ठीक आंसर दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब फर्ज करें आपने इंट ही नहीं फिक्स कर देना, जिस टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे फंक्शन को भिजवाओगे उस टाइप की यहाँ पे डाटा आप आ जाएगी। फर्ज करें आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भिजवाई, लाइक आपने यहाँ पे खिजर भिजवाया, और उसके बाद लाइक आपने यहाँ पे एक और वैल्यू भिजवा दी लाइक कुछ भी, लाइक जैसे अली, ठीक है, ये आपने भिजवा दी। अब दोस्तों ऊपर जाके आपने ये जो वेरिएबल बनाया है ए बी, इनकी डाटा भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भिजवा रहे हो, तो इनमें डाटा तो तब स्टोर होगा जब इनकी डाटा भी स्ट्रिंग होगी। अब दोस्तों अगर मैं कंपाइल करूं तो यहाँ पे देखिए अभी भी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आप जो वैल्यू भिजवा रहे हो वो स्ट्रिंग टाइप की है, और यहाँ पे जो आपने क्लास के नेम के बाद डाटा बताई हुई है वो आपने इंट बताई हुई है। लिहाजा यहाँ पे आप बताओ कि किस टाइप की वैल्यू आप भिजवा रहे हो इस ओबीजे ऑब्जेक्ट के जरिए। तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भिजवा रहा हूँ, लिहाजा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा दी। अब अगर मैं दोस्तों इसको कंपाइल करूँ तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज़ अ टेम्पलेट हैंडलिंग, कि ये होता है C++ टेम्पलेट, जिसको मैंने आपको फंक्शन के साथ भी यूज़ करना सिखा दिया, और ये भी सिखा दिया कैसे आप जो है वो क्लास के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ ज़हन में ये होगा कि अगर हमने इन्हीं फंक्शंस को क्लास से बाहर एक्सेस करना हो, यानी ये जो फंक्शन हमने बनाया इनको क्लास से बाहर एक्सेस करना हो, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों वो भी बहुत ईजी है, ये देखें। उसके लिए आपको पता हम क्या करते हैं, क्लास के फंक्शंस को क्लास से बाहर एक्सेस करने का तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पे हम जस्ट फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं। इनको अब फंक्शन से क्लास से बाहर कैसे एक्सेस करना है ये देखें। उसके लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, जिस क्लास के फंक्शन को हमने क्लास से बाहर एक्सेस करना हो उसके सबसे पहले हम रिटर्न टाइप बताते हैं। तो यहाँ पे देखें इनपुट ए की रिटर्न टाइप क्या है? वाइट, तो आपने लिखा वाइट। उसके बाद बताते हैं क्लास का नेम, तो मेरी क्लास का नेम क्या है? स्टैक, तो मैंने लिख दिया STACK स्टैक। उसके बाद दोस्तों आपको पता हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम बताते हैं। तो मेरे फंक्शन का नाम है इनपुट ए, और उसके अंदर मैं एक TX मेरा आर्गूमेंट है, और उसकी जेनेरिक डाटा टाइप है टी, और यहाँ मैं लिख दिया जो मेरा ए वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके? एक्स के, ठीक है। इसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने कह दिया इनपुट बी, और उसके बाद टी ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे तुम ऐसे करो कि बी इक्वल टू वाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये आउटपुट का फंक्शन होगा हमारा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा
आउटपुट नाम का फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, यानी सी आउट, और यहाँ पे बैकस्लैश n और यहाँ पे a की वैल्यू, फिर देन एक स्पेस देके b की वैल्यू। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम अपनी क्लास के फंक्शंस को क्लास से बाहर इस तरह जो है वो एक्सेस करते हैं। पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, फिर रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर अपने फंक्शन का नाम, फिर आगे आर्गूमेंट्स और फिर उसकी बॉडी। अब दोस्तों अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो यहाँ पे देखिए ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि दोस्तों अब फिर वही बात, जब आप टेम्पलेट यानी जेनेरिक डाटा यूज़ करते हो अपनी क्लास के अंदर, तो फिर जब आप उसके फंक्शंस को क्लास से बाहर एक्सेस करते हो तो उसको एक्सेस करने का ये तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें फिर आपने क्या करना होता है, क्लास के नाम के बाद आपने एक और एक्स्ट्रा चीज़ बतानी होती है, वो ये कि आपने यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाना होता है क्लास के नाम के बाद। जब और ये कब करते हैं, जब आप टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हो क्लास में, तो फिर आपने क्लास के फंक्शन को क्लास से बाहर एक्सेस करने के लिए क्लास के नाम के आगे ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाना होता है, और उसके दरमियान अपने टेम्पलेट का नाम बताना होता है। तो मेरे टेम्पलेट का नाम है टी, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी फंक्शंस के साथ भी ऐसे टेम्पलेट का नाम बता देना क्लास के नाम के साथ, ऐसे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैंने इसको कंपाइल किया और यहाँ पे देखिए ये मुझे क्या कहता है, टेम्पलेट आर्गुमेंट 1 इज इनवैलिड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, अगर इनको देखें तो इन्होंने भी बेसिकली नीचे से जो है ना वो ले रहे हैं, आर्गुमेंट ले रहे हैं, यानी यहाँ पे एज ए रेफरेंस आ रहा है इनके पास, ठीक है। और यहाँ पे भी रेफरेंस, ओके, टी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। चले हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ से रहने ही देते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पे ही जैसे पहले डिफाइन करते थे वैसे कर लेते हैं। क्लास से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है हमें, लिहाजा वो तब करते हैं दोस्तों जब आपके लाइक आप फ्रेंड फंक्शन यूज़ करते हो, और हम फिर फ्रेंड फंक्शन के साथ क्या करते हैं, अपनी क्लास की चीज़ों को क्लास से बाहर जाके एक्सेस कर लेते हैं ईजीली। तो ये होता है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं, a इक्वल टू एक्स एंड यहाँ पे b इक्वल टू, यहाँ मैं निकाल दिया b इक्वल टू वाई, और यहाँ पे हमने कर लिया अपनी आउटपुट का, और यहाँ पे हमने अपनी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सी आउट कर दिया, और बैकस्लैश n यहाँ पे a, और फिर एक स्पेस दे के फिर हमने यहाँ पे b कर लिया, ठीक है। ओके जी, अब अगर इसको कंपाइल करें तो ये बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके जी, तो ये हमारी क्लास के लिहाज से भी कंप्लीट होगा टेम्पलेट, और सिंपल फंक्शंस के लिहाज से भी। चलें दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है जी फंक्शन कॉल स्टैक। जब हम कहता है हम जब स्टैक के साथ फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, लेट टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्टैक वी नाउ टू फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन कॉल। कहता है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है बेसिकली, ये देखें दोस्तों, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल होने के बाद आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन देन हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली बात यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है, व्हेन एवर अ प्रोग्रामर कॉल्स अ फंक्शन ही और शी पासेस सम आर्गुमेंट्स और पैरामीटर टू द फंक्शन, यानी ये आर्गुमेंट होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं, ये जो आप फंक्शन को वैल्यूज पास करते हैं तो दिस इज द पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, ठीक है। इन पैरामीटर्स को ऊपर जाके हासिल करने के लिए ये जो आप वेरिएबल क्रिएट करते हो इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो कहते हैं जब हम आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करते हैं तो फंक्शन डज वर्क ऑन दीज आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन ऑन प्रोग्राम। कहता क्या करता है, हमारा जिस फंक्शन को हमने कॉल किया वो हमारे आर्गुमेंट से हमारी वैल्यूज लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और फिर जो है वैल्यू रिटर्न कर देता है कॉलिंग फंक्शन को, यानी कॉलिंग फंक्शन मीन जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया था उसको वैल्यू रिटर्न कर देता है, और एग्जीक्यूशन फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। बेसिकली यहाँ पे यही वो आपको बता रहे हैं, वो डिक्लेयर सम वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन व्हिच आर लोकल वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन। कहता है जब हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो लोकल्स वेरिएबल कहलाते हैं, और ऐसे वेरिएबल जो हम फंक्शन से बाहर हट के यानी यहाँ पे आज़ाद बनाते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो उन फंक्शंस को हम ग्लोबली डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इतनी सिंपल सी बात कर रहा है, यही यहाँ पे इसके कहने का मतलब है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करें तो उसको हम जो आर्गुमेंट भी भिजवाते हैं उन आर्गुमेंट्स की लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि फर्स्ट आर्गुमेंट, फिर सेकंड आर्गुमेंट, फिर इस तरह सेकंड आर्गुमेंट के बाद फिर कहता है फर्स्ट आर्गुमेंट और फिर रिटर्न एड्रेस, कि हम उसका बेसिकली फर्स्ट आर्गुमेंट जब हम भेजते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसका एड्रेस जो है वो भिजवा रहे होते हैं। इन दिस फंक्शन कॉलिंग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल द प्रोग्राम कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो यही मैंने आपको बताया था कि जब कोई फंक्शन चलता है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो वापस आने के बाद नेक्स्ट लाइन से जो है वो स्टार्ट करता है,
ठीक है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे अब वो मेमोरी के लिहाज से स्टैक को बता रहा है आपको, कहता है स्टैक के अंदर जो है हम कैसे से रखते हैं हमारे लाइक हमने एक ये जैसे ये मेरे पास सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर फर्ज करें मैंने 2 प्रोग्राम ओपन किए हुए, एक डेव C++ और एक ये PDF फाइल PDF रीडर। तो क्या होगा बेसिकली हमारी मेरी पीछे रैम के अंदर बेसिकली क्या है, इस तरह से ये जो है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 इस तरह लग जाते हैं, ठीक है। और जो है ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनको इस तरह से फिर मैनेज करता है, देखता है कि प्रोसेस 1 कौन सा एक ब्राउज़र ओपन हुआ है, प्रोसेस 3 एक वर्ड की फाइल ओपन हुई है, और प्रोसेस 4 के अंदर एक एक्सेल की फाइल ओपन हुई है, प्रोसेस 2 के अंदर एक डेव C++ का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। तो इस तरह वो 1 बाय 1 स्टैक के अंदर पुश करके फिर इनको इंप्लीमेंट करता रहता है। दोस्तों अगर आपने ये प्रोसेस की IDs, इनकी CPU टाइमिंग के कौन सा प्रोसेस कितनी टाइमिंग ले रहा है, ये सारा कुछ देखना हो तो उसके लिए कहता है आप अपने जो है ना सिस्टम के ऊपर ये की प्रेस करें, कंट्रोल के साथ आल्ट और डेल आप प्रेस करें, ठीक है। तो कहता है कंट्रोल आल्ट और डेल कहता है आपने प्रेस करना, तो आपके सामने ये एक विंडोज़ टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी विंडोज़ की इस पूरी परफॉर्मेंस दिखाएगा कि इस वक्त कौन कौन से जो है बैकएंड पे जो है वो आपके जो है ना वो चल रहे हैं, प्रोसेस कौन कौन से चल रहे हैं, उनकी प्रोसेस ID क्या है, उनकी CPU टाइमिंग क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको जो है इनपुट आउटपुट रीड्स क्या है, राइट्स क्या है, ये सारे कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। बेसिकली ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोस्तों देखें ये आपको ये भी बता रहा है जब कोई प्रोसेस चलता है ना, एग्जीक्यूट होता है, तो कहता है वो बैकएंड पे क्या कर रहा होता है, रैम के अंदर उसके डिफरेंट उसके बॉक्स बन जाते हैं, जिसमें एक बॉक्स में उसका कोड होता है, फिर उसका स्टैटिक डाटा होता है, फिर स्टैक और हीप के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, ठीक है, सारी स्टेप बाय स्टेप। तो ये वो बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोसेस के अंदर ये इतनी चीज़ें होती हैं, एक सिंगल प्रोसेस के अंदर उसका कोड, उसका स्टैटिक डाटा, उसका स्टैक और हीप के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली, ठीक है जी। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा जो है आज का लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको टेम्पलेट्स की समझ आई होगी, टेम्पलेट्स को कैसे हम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के अंदर। फिर उसके बाद आपको ये भी समझ आई होगी कि कैसे कैसे हमारे प्रोसेस जो है वो बैकएंड पे रनिंग कर रहे होते हैं। अगर दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।